हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2 फरवरी 2023 का ईवीएस का पेपर सॉल्व करेंगे सीटेट का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या है? कोई व्यक्ति है जो दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जा रहा है और बताना है यहाँ पे कि दिल्ली से जो है फ्रीज वाइज कौन कौन से स्टेशन उसको मिलेंगे तिरुवनंतपुरम जाने में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली के बाद मिलेगा ग्वालियर, फिर उसके बाद भोपाल, फिर नागपुर, फिर विजयवाड़ा, फिर चेन्नई, फिर उसके बाद तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा, डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? अगर भूकंप आएगा तो डेस्क के नीचे या फिर मेज के नीचे बैठ जाएंगे। इसमें से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा कि वस्त्रों की रंगाई जो है गोबर, नील, हल्दी आदि जो है माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पे बताना है किसमें की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कलमकारी में। किसमें से? कलमकारी। कलमकारी कला में जो है वस्त्रों की रंगाई गोबर, नील, हल्दी आदि प्राकृतिक तरीकों से की जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित है उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? पहले तो यही मालूम होना चाहिए नीरज चोपड़ा जो है किस राज्य से है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा से है। कहाँ से? हरियाणा से है नीरज चोपड़ा। अब यहाँ पे जो हरियाणा है इसका जो है इसके यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटी, दाल, राजमा, आलू का पराठा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या कर रही है? वह पुनः प्रयोग में लाना। क्या कर रही है? एक बार जो बोतलों का यूज हो चुका तो उसका क्या कर रही है? पुनः यूज कर रही, दोबारा प्रयोग में ला रही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंश द्वारा उपजने वाले जो यहाँ पे पौधे दिए गए हैं, जैसे कि हो गया आलू, हो गया गुलाब, हो गया और गन्ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन करिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि सेब, आलू, टमाटर या फिर गन्ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पालक, अदरक, गन्ना, गाजर। पालक पत्ता होती है, अदरक क्या होता है? जड़ होता है, गन्ना भी वैसे ही होता है, गाजर भी वैसे होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यही जैसे कि गन्ना क्या है? जड़ होता है, आलू भी जड़ होती है, अदरक भी जड़ होता है और कमल, डंठल ये भी क्या होता है? एक प्रकार की जड़ होता है। तो ये जो है एक ही पौधे की एक ही भाग से प्राप्त की जाने वाली ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अनुसार सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ए बी के अभिभावक माता पिता हैं और बी सी के पिता हैं, डी बी की पत्नी है, तब ए और डी के बीच क्या संबंध है? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जब इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा डी ए की पुत्र वधू है। क्या है? डी जो है ए की पुत्र वधू है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका फैलाव या छितराव जो है अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है? तो यहाँ पे आयोग के द्वारा जो करेक्ट आंसर बताया गया था आम। क्या हो जाएगा?
आम हो जाएगा कि आम के जो छोटे छोटे गुठलियाँ होती हैं वो क्या होती है, जानवरों के पेड़ों में फंस जाती है और दूसरी जगह पर उसको फैला देती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्लू, बाज, चील। ये क्या तीनों जो है समानता रखती हैं, तीनों ही मांसाहारी होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। अब यहाँ पे बताना है आपको कि जो है फसलों की कटाई के संबंधित जो है फसलों की कटाई के बाद मतलब कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहड़ी। ये सब जो त्यौहार मनाए जाते हैं ये फसलों की कटाई से संबंधित हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और आपको याद रखने हैं, जैसे कि त्यौहार जो होगा इधर रात दिया गया, जैसे बिहू असम का त्यौहार होता है, बैसाखी पंजाब का होता है, मकर संक्रांति उत्तर भारत, लोहड़ी जो होता है ये भी पंजाब का होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे। अब इसका मतलब है कि पर्वतीय स्थल जो है पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाबलेश्वर, मन्नार, ऊटी। ये तीनों ही जो है पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थल हैं। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म सही है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है करेला, बेल, लता। करेला का जो पौधा होता है क्या होता है, एक प्रकार की लता होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बकरी है, यह है जो तीनों का इस निकटतम संबंधी, क्योंकि क्या है जो गाय, भैंस और भेड़ है ये तीनों ही शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पे बकरी भी क्या है शाकाहारी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसको दूसरी तरह भी देख सकते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़ ये क्या है तीनों ही जो है दूध देने वाले जानवर हैं, जिनको दूध के लिए क्या करते हैं लोग पालते हैं, और जो बकरी भी है दूध के लिए पालते हैं। तो ये भी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रकार से भी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है। अब यहाँ पे साइबेरियन सारस के बारे में कुछ पॉइंट बताए गए हैं आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। वे शीत जलवायु से प्रभाव करते हैं। साइबेरियन सारस के बारे में बताया गया कि वे शीत जलवायु से प्रभाव करते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। वे अपने आवासों में से अकेले रहते हैं, ये बिल्कुल ही गलत दिया गया है, क्योंकि सारस जो होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। वे गंभीर रूप से खतरे में है और उनकी बहुत कम संख्या रही है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है कि दिन के दिन क्या होते हैं सारस जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सारस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाए कि रेटिंग स्केल में जो यूज की जाती है तकनीक उसको बोलते हैं अवलोकन। क्या बोलते हैं उसको, अवलोकन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानिए। तो पर्यावरण अध्ययन में अगर बच्चों को क्या है शिक्षण अधिगम से जोड़ना, तो उसके लिए सबसे अच्छी उपयुक्ति होती है किस्से कहानियाँ। क्या होती हैं, किस्से और कहानियाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। अब यहाँ पे बताना कि रचनात्मक आकलन का साधन क्या नहीं है, जैसे कि क्रम निर्धारण मापनी, ये रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। उसके बाद वर्णन या फिर उपाख्यानात्मक अभिलेख, ये भी रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। पोर्टफोलियो ये भी आता है, जबकि
एनुअल अचीवमेंट टेस्ट ये जो है रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुनीता ने अपने विद्यार्थियों को भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया, फिर वह उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में ले गई। इस शिक्षण विधि से उनके छात्रों को मदद मिलेगी। तो यहाँ पे अब ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि कौन सी शिक्षण विधि है और इससे क्या मदद मिलेगी। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मौज मस्ती करने और बाहरी यात्रा पर दोस्तों के साथ आनंद लेने में, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से संबंधित करने में, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कौशल विकसित करने में। तो यहाँ जो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले किसने क्या किया था, वो राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताई थी, फिर उसको घूमने लिवा गई बच्चों को, जो शिक्षिका थी। तो यहाँ पे जो कक्षा अधिगम है उसको क्या मिलेगा, वास्तविक जीवन से सच संबंधित करने में सहायता मिलेगी बच्चों को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का उद्देश्य है, इस गतिविधि का जो उद्देश्य होगा वो होगा हमारे देश में सांस्कृतिक विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। अब यहाँ पे बताना कि जो प्रदर्शनी आयोजित की गई है वो मुख्यतः किस लिए आयोजित की गई है, विद्यालय शिक्षक के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए। किसके लिए, शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को देने के लिए जो है स्कूल में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है। एकीकृत, प्रक्रिया, निरंकुश या फिर वैचारिक या फिर धारणात्मक। तो यहाँ पे जो पर्यावरण अध्ययन से शिक्षण नहीं संबंधित है तो वो है निरंकुश। ऑटोक्रेटिक शिक्षण जो है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ईवीएस के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको कि किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकीकृत विधि द्वारा। किसके द्वारा, एकीकृत विधि द्वारा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है बच्चों के पूर्व अनुभवों पर, संसाधनों की उपलब्धता पर, विद्यालय दर्शन पर, बच्चों की ज़रूरतों पर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि जो है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा, बच्चों के पूर्व अनुभव पर निर्भर करेगा, संसाधनों की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा और बच्चों की ज़रूरतों पर निर्भर करेगा। जबकि विद्यालय दर्शन से कुछ भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है, जबकि ए, बी और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसके अनुसार ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में वो होते हैं स्थानीय संसाधन। क्या होते हैं, स्थानीय संसाधन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एनसीईआरटी पर्यावरण के अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया, यह इसलिए क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की जो बुक थी ईवीएस की उसमें से रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है। यह किस लिए दिखाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना है। किसके द्वारा, वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करने के लिए बच्चों को रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है। ईवीएस का शिक्षण जो ईवीएस पढ़ाई जाती है बच्चों में, उससे क्या बच्चों में डेवलप होता है। अब ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, अच्छी याददाश्त, पहचानना,
करके सीखने की प्रवृत्ति या फिर रटना। तो ईवीएस पढ़ाने से बच्चों में क्या डेवलप होता है, इसका आंसर हो जाएगा करके सीखने की प्रवृत्ति डेवलप होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग कहानी वाचन एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। निम्नलिखित में से कौन सा इसको उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण है। जो पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी कहानी सुनाई जाती है, तो इसको उपयोग करने का मेन जो उद्देश्य वो क्या होता है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे इसका जो मेन उद्देश्य होगा वो होगा विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकें। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका शिक्षक कक्षा 5 के शिक्षार्थी को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लादा गया है, जिसके कारण बैल लड़खड़ा कर चल रहा है। शिक्षक इस वीडियो में दर्शाए गए दृश्यों पर विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं ताकि वे उनका ध्यान ले जा सकें। जो शिक्षक है विद्यार्थियों से इसलिए चर्चा करते हैं वहाँ पे कि ध्यान किस पर ले जाया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर। किस पर? भारी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर उनका ध्यान ले जाया जा सके बच्चों का। और यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न संकेतक हैं। ये प्रश्न किस चीज़ के संकेतक होते हैं ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं। बच्चे क्या जानना चाहते हैं ये प्रश्न उसके लिए संकेतक होते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।